जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का जो साइंस है, साइंस के सब्जेक्टिव वायरल प्रश्नों पे बात करेंगे। यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024 का, तो ये एग्जाम आपको पता होगा कि 12 फरवरी को आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रश्न रहेगा ना, ये आपका सब्जेक्टिव बेस पे रहेगा। यानी कि सारे के सारे बड़े और लिखने वाले प्रश्नों पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका कि पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि पूर्व औद्योगिकरण का क्या अर्थ है। तो बात करें आंसर पे, तो यूरोप में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना के पूर्व भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। वह उत्पादन कारखानों में ना होकर गांवों में ग्रामीण कारीगरों द्वारा होता था। इस पर सौदागर का नियंत्रण होता था। इसे ही पूर्व आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप देखोगे ना, जब कारखाने स्थापित नहीं किया गया था, जब उद्योगों की स्थापना नहीं किया गया था, तो उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए जो भी जरूरत के सामान होते हैं, जो जरूरत के वस्तु होते हैं, उनको उत्पादन करके और उनको क्या किया जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे उनको मौजूद कराया जा रहा था। तो भाई आखिर उस समय ये जो कारखाने ना होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे मांग को पूरा किया जा रहा था, तो इसका कारण क्या है। तो कहा जा रहा था कि गांवों में ग्रामीण के द्वारा या जो ग्रामीण जो कारीगर है उनके द्वारा ये होता था। अब ये जो ग्रामीण के द्वारा जो काम हो रहा है, उन पर नियंत्रण करने के लिए सौदागर होता था, और ये लोग क्या करते थे, पूरा का पूरा नियंत्रण करने का काम करते थे। और यही प्रक्रिया मैं बोल सकता हूं कि कारखाने से पहले की जो प्रक्रिया हुई, इसे ही आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है आपका, वीटो से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्या है, वीटो से आप क्या समझते हैं। तो यह एक प्रकार का निषेधाधिकार है। यह एक प्रकार का क्या है, निषेधाधिकार है। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार बना देती है। अगर देखिए, वीटो जिन देशों के पास होता है, वीटो एक पावर, एक वोट का पावर होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जिन देशों के पास वीटो है, जैसे मान लिया जाए कि किसी 5 देश के पास वीटो है, आपने क्या किया कि कोई एक प्रस्ताव इन देशों के पास आपने रखा, तो इन 5 में से 4 लोगों ने हाँ किया, लेकिन अगर एक ने भी इसे हाँ कर दिया, ना कर दिया ना, तो पूरी की पूरी जो प्रस्ताव है, जिस बात के लिए प्रस्ताव रखना चाहते हो, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो जो वीटो था एक प्रकार का निषेधाधिकार है, और इसके सहारे कोई भी अगर एक सदस्य देश किसी प्रस्ताव के लिए असहमति करता है, तो पूरा का पूरा प्रस्ताव जो होगा असहमत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत की संघ व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता को बताना है कि कौन सी विशेषता जो है मिलती है। तो देखिए, एक नहीं, मैं यहाँ पे 2 विशेषता बात करूंगा। पहला क्या होगा, दोनों ही देश जो है लोकतंत्र है, सबसे पहला। और दूसरा क्या है कि दोनों ही देशों में अगर आप सरकार की बनावट देखोगे, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है, दोनों के दोनों देश जो है आपके पावर में। तो दोनों ही देशों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है पावर में होता है, ज्यादा ताकतवर है। अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि सत्ता की साझेदारी के रूपों का क्या करना है, वर्णन करना है, कितने सारे रूप है। तो देखो, अगर आपके प्रश्न अगर मान लिया जाए कि अति लघु उत्तरीय में पूछेगा, तब आपको कैसा आंसर देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा तब कैसा आंसर देना है, मैंने वीडियो बनाया है। तो देखिए, अगर बात करें सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूपों का, तो सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का क्षैतिज वितरण। सबसे पहले क्या है, सरकार का विभिन्न अंगों में क्षैतिज वितरण। और दूसरा क्या है, सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता के विभिन्न स्तरों में ऊर्ध्वाधर वितरण। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जो भी उनके अंग है, अंग में क्षैतिज वितरण, और जो भी स्तर है, स्तर में ऊर्ध्वाधर वितरण, और सरकार के विभिन्न और एक जो रूप होता है, सरकार के विभिन्न सामाजिक समूहों, धार्मिक समूहों में क्या होता है, बंटवारा। तो अगर बात किया जाए सत्ता की साझेदारी का, तो हम लोग मुख्य रूप से 3 तरह के जो है सरकार देखने का काम करते हैं। एक जो होता है आपका, जो सरकार है वो क्या करता है कि अपने विभिन्न अंगों में बंटवारा होता है, और इसे क्षैतिज वितरण के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है सरकार, वो क्या करता है, विभिन्न स्तरों में बंटवारा होता है, इसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। और एक जो होता है, जिसको सामाजिक समूह बोलेंगे, जो कहीं ना कहीं धार्मिक समूह के आधार पे, जातीयता के आधार पे, और मैं बोल सकता हूं कि समाजवाद के आधार पे बांटा जाता है। तो ये 3 तरह के जो है समाज हम लोग देखने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का कि जैविक विविधता से आप क्या समझते हैं, जैविक विविधता होता क्या है। तो पृथ्वी, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे पृथ्वी टू स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया है। तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी, वन्य जीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं।
इन सब में अनेक प्रकार के जैविक और संरचनात्मक विभिन्नताएं पाई जाती है। जीवों के बीच पाए जाने वाले विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। देखो ये जो विविधताएं पाई जाती है ना, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग किस्मों के प्रकार के, इसे क्या क्या बोला गया, जैव विविधता कहा गया है। अगला नंबर का प्रश्न है आपका कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, आखिर यह वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या? तो बात करेंगे किसी वस्तु के बदले वस्तु द्वारा आवश्यकताओं की वस्तु के लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा बात मैंने बोला है कि किसी वस्तु के बदले वस्तु द्वारा आवश्यकता की वस्तु के लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कि आपको अगर वस्तु चाहिए तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, जो भी आपकी आवश्यक वस्तु, जो भी आपकी आवश्यकता वाली वस्तु है, उसकी पूर्ति कैसे कर रहे हो, किसी दूसरे वस्तु से कर रहे हो, तो उसे क्या बोला गया, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया। जैसे इसमें देखिए उदाहरण सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अनाज देकर किसान द्वारा अपने हल की मरम्मत कराना क्या होगा, एक वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर का कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। जो दबाव समूह है या जो राजनीतिक दल है वो क्या है, तो बात करें इधर दबाव समूह, इधर राजनीतिक दल है, तो आप देख सकते हो सबसे पहला मैंने बोला कि दबाव समूह एक क्या है, जो है आपका अराजनीतिक संगठन है। ये कभी भी एक राजनीतिक संगठन नहीं है, क्योंकि इसको चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता, इसका कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता। लेकिन राजनीतिक दल का बात किया जाए तो यह क्या होता है, एक राजनीतिक दल जो है वो राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठित होता है। इसको मैं बोल सकता हूँ कि इनको चुनाव आयोग के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अगला देखोगे दबाव समूह किसी विशेष वर्ग के समान हितों को लेकर चलता है। ये जो है आपका दबाव समूह क्या करता है, किसी भी विशेष वर्ग के हितों को लेकर ही बात करेगा। लेकिन अगर बात करें राजनीतिक दल का, तो राजनीतिक दल समाज के सामान्य हितों की प्रधानता करता है। ये केवल एक जाति या एक वर्ग या एक खास किसी लोग के बारे में बात नहीं करेगा, बल्कि समाज के सभी लोगों के बारे में ये क्या करेगा, बात करेगा। अगला क्या देख सकते हो, दबाव समूह का उद्देश्य सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। यह क्या करता है कि जो भी सार्वजनिक काम पे, देखो कहा गया ना, एक बात समझना आप कि अगर एक होता है मेरा विकास, एक होता है सबका विकास, तो जहां पे सबका विकास होगा कहीं ना कहीं वहां पे आपके विकास में थोड़ी ना थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि सभी बात पे जो है बात किया जाएगा। लेकिन जब केवल अपने ही विकास का बात आएगा तब सबके बातों को नहीं दिखा जाएगा। तो जो दबाव समूह होता है वो क्या करता है कि जो भी सार्वजनिक हित है ना, उसके निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावित करता है कि सबका हित नहीं देखो, पहले आप केवल और केवल मेरा हित देखो। लेकिन राजनीतिक दल क्या करता है, ये केवल इसका काम क्या होता है कि भाई राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो सत्ता प्राप्त करेगा और क्या करेगा, शासन के बागडोर को संभालेगा। लेकिन ये क्या चाहता है कि जो सरकार की नीति है, जो गलत नीति है, उनको क्या करेंगे, प्रभावित करने का काम हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न आपका दबाव समूह एक छोटा संगठन होता है। दबाव समूह जो होगा एक कैसा छोटा संगठन है, एक राजनीतिक दल क्या है, एक बड़ा संगठन के रूप में काम करता है। अगला क्या है आपका, दबाव समूह सरकार के गठन के बाद अपना कार्य करता है, लेकिन राजनीतिक दल सरकार बनने के पहले तथा बाद में दोनों स्थिति में क्या करता है, काम करता है। आगे आप लेके जाओगे तो देखोगे एक प्रश्न है जो देखोगे 2011 में 2015 में पूछा गया प्रश्न है और बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे क्या करना है, टिप्पणी करना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था क्या। तो बात करें आंसर पे, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। देखिए ये बात समझिएगा कि जिस दिन ये घटना हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन हुआ उस दिन क्या था कि अमृतसर में सारे लोग सालाना बैसाखी का जो मेला होता था उसके लिए जमा हुए। और आगे क्या है कि लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से क्या था, बंद था। देखिए सबसे पहले ये लोग जमा किए थे रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण, और चूंकि ये पूरा चारों मैदान जो है चारों तरफ से बंद था, शहर से बाहर होने के कारण लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ जो है लागू कर दिया, पहले ही जो है शहर में जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। सेना देख सकते हो कि सेना मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दी और सैकड़ों लोग जो होता है इसमें मारे गए। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड तो लिख दोगे, लेकिन पूछेगा इसका क्या प्रभाव हुआ, तो देखो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया इसमें प्रभाव के बारे में बताया है कि भारत के इतिहास की यह सबसे दर्दनाक घटना है। इससे भारत भर में रोष की लहर फूट निकली थी, यानी कि जिसके बाद लोग जो है सरकार का विरोध करना शुरू कर दिए थे। लोग सड़कों पर उतर गए और हड़तालें होने लगी। लोगों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया और जगह जगह
पर लोगों की पुलिस से भिड़ंत हुई, लोगों का आतंकित और देख सकते हो अपमानित करने की मंशा से सरकार ने इन विरोधियों का क्या निर्ममता से कुचल दिया। जो भी विद्रोह किया ना उनको क्या किया गया, बहुत कठिनाई से, बड़ा कष्टदायक जो है उनको मौत दिया गया। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी करें। खिलाफत आंदोलन क्या है? तो देखोगे तो ये 2012 और 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो बात करें आंसर पे, तो प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये जो प्रथम विश्व हुआ था, इसमें जो तुर्की है उसको क्या करना पड़ा था, भारी उनको हारना पड़ा था। तो जब हार गया तो हारने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि मुस्लिम जगत के आध्यात्मिक नेता, जिसका क्या खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाएगा। दुनिया भर के मुसलमानों ने इसका तीव्र जो है विरोध करना शुरू किया। जब ऑटोमन साम्राज्य हार गया, यानी कि तुर्की जब हार जाता है पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों से, इंग्लैंड से, तो ब्रिटेन से, तो उस समय क्या होता है कि उन्होंने ये बोला कि जो मुसलमान जगत का जो खलीफा का जो पद के आसीन जो आध्यात्मिक नेता है मुसलमानों का, उनके शक्ति को या उनके पद को समाप्त कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर दुनिया भर के जो भी मुसलमान भाई हैं उन लोग क्या कर रहे, तीव्र विद्रोह करने लगे। तो भारत में खिलाफत को बनाए रखने के लिए अली बंधु ने खिलाफत समिति का जो है आपका संगठन किया। तो ये अली बंधु कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली खान, आप क्या रखना, दोनों ने मिलकर क्या किया था, खिलाफत समिति का गठन किया था। 19 अक्टूबर 1920 ईस्वी को खिलाफत खलीफा पद की समाप्ति के खिलाफ आंदोलन जो है आपका शुरू हुआ था। तो गौर कीजिएगा कब का बात है, खलीफा पद की समाप्ति के लिए आंदोलन शुरू किया गया था 19 अक्टूबर 1920 को। क्लियर है? अगले प्रश्न में बात करेंगे। आगे देख सकते हो, गांधी जी ने इसे हिंदू मुसलमानों को एक मंच पर लाने का अवसर समझा तथा 1920 में कांग्रेस के साथ कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन जो है और असहयोग आंदोलन दोनों साथ में जो है एक आंदोलन का रूप लिया। आपको ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्ग और समूहों ने क्या क्या हिस्सा लिया। तो आपका ये देख सकते हो प्रश्न जो है पूछा गया 12, 15, 17 में। प्रश्न क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रश्न क्या आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्ग और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया, प्रश्न आपका ही है। तो बात करें आंसर पे, देखोगे विभिन्न वर्ग और समूहों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया क्योंकि स्वराज के मायने सभी के लिए क्या थे, अलग अलग थे। जैसे देखोगे सबसे पहला कि ज़्यादातर व्यावसायिक स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहाँ कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियाँ नहीं होगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल सकेगा। तो व्यापारियों का मत था। धनी किसानों के लिए स्वराज का अर्थ था कि भारी लगान के खिलाफ क्या लड़ाई है, एक भारी लगान के खिलाफ लड़ाई है जहां से हमें क्या नहीं देना पड़ेगा, ज़्यादा लगान नहीं देना पड़ेगा। महिलाओं के लिए स्वराज का अर्थ था कि भारतीय समाज में पुरुषों साथ बराबरी और स्तरीय जीवन की समाप्ति। और देखोगे ना तो उनका जो महिला था उनका क्या मानना था कि जो भारतीय समाज में जो पुरुष है ना उनके साथ बराबरी होगा और ये जो जीवन स्तर है ना उनमें भी क्या होगा, बेहतरी देखने के लिए मिलेगा, हमें भी पढ़ने का मौका मिलेगा, हमें भी काम करने की आज़ादी मिलेगा। तो ये था। अगला क्या है, गरीब किसानों के लिए स्वराज का अर्थ था उनके पास स्वयं की जमीन होगी, उन्हें जमीन का किराया नहीं देना होगा और जो है आपका बेगार जो है नहीं करना होगा। बेगार का मतलब क्या होगा कि काम किया उनको पैसा नहीं दिया गया तो वो जो है काम इनको नहीं करना होगा, इनका ये मायना था। प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपको याद करना है। अगला और अंतिम प्रश्न क्या है आपका कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचित के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, चर्चा करना है। और ये 10 में, 14 में और 2019 में जो है प्रश्न पूछा गया है। तो बात करें आंसर पे, तो आर्थिक राजनीतिक नेता भारत समाज में विभिन्न वर्ग समूहों का प्रतिपादन करता था। ये जो भी नेता है ये लोग अलग अलग जो है सामाजिक अलग अलग धार्मिक लोगों का क्या करता था, प्रतिपादन करता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों का या दलित वर्ग का नेतृत्व करते थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना भारत के मुसलमान संप्रदाय का नेतृत्व करते थे। आप देखोगे तो दोनों ही ने, भीमराव अंबेडकर और ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने भी अलग अलग निर्वाचन का मांग किया था। तो जब ये लोग अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसे जो भीमराव अंबेडकर थे वो दलित वर्गों का या दमित वर्गों का ही क्या करते थे, वो नेतृत्व करते थे। वहीं अगर आप देखोगे मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान का ही वो जो है आपका प्रतिनिधित्व करता था। तो ये नेतागण विशेष राजनीतिक अधिकारों और अपने निर्वाचन क्षेत्र मांगकर अनुयायियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते थे। देखिए पूछेगा क्यों, तो देखिए क्या बोलिएगा, ये नेतागण विशेष राजनीतिक अधिकारों और अपने निर्वाचन क्षेत्र मांगकर अनुयायियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते थे। अगला क्या है, गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, इसीलिए जो है गांधी जी ने
ये निर्वाचन की मांग को स्वीकार नहीं किया। तो पहला जो था कि सब लोग अलग अलग जाति वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे आप देखोगे भीमराव अंबेडकर दलित का, मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो मुसलमान संप्रदाय का। तो इनका, इन नेताओं का मानना था कि आज अगर हमें राजनीतिक अधिकार दे दिया जाता है तो हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, अपने अनुयायियों का जीवन स्तर अच्छा उठा सकते हैं। साथ ही साथ गांधी जी का मानना था कि अगर हम दे देते हैं ना तो इससे एकता खंडित हो जाएगी और एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे देश में क्या होगा, एक विषाक्त और कहीं ना कहीं अलग प्रकार का माहौल जो है पैदा हो जाएगा। तो ये जो टोटल कटोगी है, जो गारो प्रश्न है ना माय डियर फ्रेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। इनको आप क्या करो, एकदम कंटेस्ट कर लो, रट लो। साथ ही साथ ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में अच्छी बात है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छी बात है, नहीं भी है और अगर पीडीएफ आपके पास पहुंचती है तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको, अगर आपको ये पीडीएफ मिलता है या हमारे चैनल पर देखोगे तो जैक बोर्ड मॉडल पेपर का वीडियो आपको मिल जाएगा। सोशल साइंस के जो भी वायरल प्रश्न है वो भी आपको मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सोशल साइंस के जो भी क्वेश्चन है वो भी मिलेगा और क्लास 10th का जो एसएसटी का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप हिस्ट्री का बात कर लो, ज्योग्राफी का बात कर लो, इकोनॉमिक्स का बात कर लो या पॉल साइंस का बात कर लो, आप टच करोगे तो खुल जाएगा। और वहीं अगर आप क्लास 10th का साइंस के अगर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखना है तो आप यहां से देख सकते हो, भी चैप्टर वाइज। और भाई साथ ही साथ ग्रुप में ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन क्या करना है, प्रेस करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।